नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। तो चलिए साथियों, हम अगले बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं और अपने प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग अगला जो टॉपिक अपना वो है आहार एवं पोषण। एक पॉइंट अपन कर चुके हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, रक्त एवं आरएच फैक्टर, वो अपन देख चुके हैं। दूसरा है अपना आहार एवं पोषण। तो हेडिंग लगाइए, अगली यूनिट आपकी आहार एवं पोषण। फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं, आहार एवं पोषण की हम चर्चा करते हैं। आहार एवं पोषण में देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि आहार एवं पोषण में आते हैं भोज्य पदार्थ। कौन शामिल होते हैं? भोज्य पदार्थ शामिल होते हैं। और जो भोज्य पदार्थ होते हैं ये ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जो हम ऐसे पदार्थ जो हम ऐसे पदार्थ जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे पदार्थ जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। भोज्य पदार्थों से हमें क्या मिलता है? तो लिखिए, भोज्य पदार्थों से, भोज्य पदार्थों से, भोज्य पदार्थों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भोज्य पदार्थों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है और ऊर्जा से दैनिक कार्य संपन्न होते हैं। ऊर्जा से दैनिक कार्य, ऊर्जा से दैनिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। ऊर्जा से दैनिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। जैसे क्या किए जाते हैं? दैनिक कार्य जो है उनको संपन्न किया जाता है साथियों। इसके लिए हमें भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम बात करें भोज्य पदार्थों के प्रकार। तो यदि भोज्य पदार्थों के हम प्रकार देखें तो भोज्य पदार्थों के प्रकार निम्न है। भोज्य पदार्थों के प्रकार निम्न है। एक प्रकार तो हम कहेंगे ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ या ऊर्जा प्रदाता भोज्य पदार्थ, ऊर्जा प्रदाता भोज्य पदार्थ यानी कि ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। और दूसरे हैं ऊर्जा प्रदान, ऊर्जा प्रदान नहीं करने वाले, ऊर्जा प्रदान नहीं करने वाले भोज्य पदार्थ। ठीक है, तो दो प्रकार के भोज्य पदार्थ हो गए साथियों। एक ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ और दूसरे हैं ऊर्जा प्रदान नहीं करने वाले भोज्य पदार्थ। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चर्चा करें कि ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन से हैं और ऊर्जा प्रदान नहीं करने वाले कौन से हैं, तो इनके पहले अपन नाम देख लेते हैं और फिर उनके विषय में वन बाय वन एक एक करके हम उनकी चर्चा करते हैं। हो गया? चलिए नोट कर लो इतना फटाफट से। और ये नोट करने के बाद हम जो यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वो हम चर्चा करने वाले हैं कौन कौन से भोज्य पदार्थ जो हैं वो ऊर्जा प्रदान करते हैं और कौन कौन से भोज्य पदार्थ जो हैं वो ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। आगे ओके,
तो लिखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों के नाम लिखेंगे हम कि ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से डिवाइडेशन बनाएंगे, भोज्य पदार्थ, ठीक है, और भोज्य पदार्थों को हमने डिवाइड किया दो भागों में। एक कौन से, ऊर्जा प्रदाता, तो ऊर्जा प्रदाता यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले, और एक है ऊर्जा प्रदान नहीं करने वाले। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों में कौन कौन शामिल है? तो देखो इसमें शामिल है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में शामिल है प्रोटीन, और इसमें शामिल है फैट। ये तीनों जो भोज्य पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। जबकि ऊर्जा प्रदान नहीं करने वाले भोज्य पदार्थों में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विटामिन, विटामिन्स, और हम पढ़ेंगे मिनरल्स, मिनरल्स खनिज तत्व, और हम पढ़ेंगे इसमें वाटर, जल, जल भी भोज्य अवयव है, ध्यान रखना। तो ये जो 6 बिंदु अपन ने यहाँ लिखे हैं हमारी इस यूनिट में, हम इन 6 बिंदुओं की चर्चा करेंगे कि क्या क्या और किस तरह से जो है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और जिनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है तो फिर इनका क्या उपयोग है, का क्या उपयोग है, ये हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो देखिए साथियों, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 प्रकार के तत्व जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं साथियों। और इन कार्बोहाइड्रेटों का जो सामान्य सूत्र होता है वो CH2ON होता है। क्या होता है, क्या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सामान्य सूत्र, कार्बोहाइड्रेटों का जो सामान्य सूत्र है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2nOn। क्या है, CnH2nOn, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेटों का सामान्य सूत्र है। यहाँ N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, जैसे 6 हो सकता है तो C6H12 हो जाएगा, O6 हो जाएगा। इस तरह से ऊर्जा के ये प्रमुख स्रोत होते हैं, और इनका भी जो मुख्य स्रोत है वो है अनाज। लिखेंगे ये कौन, कार्बोहाइड्रेट, ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं, ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन है, तो मुख्य रूप से हमें जो ऊर्जा मिलती है या सबसे ज्यादा ऊर्जा जो अपन प्राप्त करते हैं वो हम किससे प्राप्त करते हैं, तो वो हम करते हैं साथियों कार्बोहाइड्रेट से। और किस रूप में, अनाज व दालों के रूप में। ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं, अनाज व दालों के रूप में, अनाज व दालों के रूप में। देखो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अनाज में होती है, और दालों के अंदर प्रोटीन भी होते हैं, लेकिन प्रोटीन के साथ उनमें कार्बोहाइड्रेट भी पाई जाती है। अब यहाँ पर हम इन कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स देखें, प्रकार देखें कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का जो पहला प्रकार है वो है मोनोसेकेराइड। क्या है, मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का जो दूसरा प्रकार है साथियों वो है डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। और तीसरा जो प्रकार है वो है पॉलीसेकेराइड। कौन सा है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं, मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड,
दूसरा है डाइसेकेराइड और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। अब वन बाय वन एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे कि मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, डाइसेकेराइड क्या होते हैं और पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, क्या इनका मामला होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे मोनोसेकेराइड। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे साथियों मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये क्या होते हैं, देखिए मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हम कहेंगे कि इनमें सेकेराइड ग्रुप एक ही होता है, यानी कि हम यूं भी कह सकते हैं कि इसमें CHO ग्रुप जो है वो एक होता है। तो हम लिख सकते हैं एक CHO ग्रुप, एक CHO ग्रुप होता है, एक CHO ग्रुप होता है इनमें। जैसे हम यहाँ पर बात करें जैसे ग्लूकोज, तो ये मुख्य रक्त शर्करा है। जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है और ये कहाँ पाई जाती है, रक्त में, तो ये मुख्य रक्त शर्करा है, ये रक्त शर्करा है साथियों। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें ग्लूकोज के बाद में फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज भी मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज फ्रक्टोज भी मोनोसेकेराइड है और यह फलों से प्राप्त शर्करा है, फलों से प्राप्त, फलों से प्राप्त शर्करा है, फलों में पाई जाती है कौन सी, फ्रक्टोज। एक होती है गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज भी मोनोसेकेराइड है साथियों, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज जो है ये भी मोनोसेकेराइड है। यह दूध में पाई जाती है, किसमें, दूध में पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है, कौन सी शर्करा है, गैलेक्टोज शर्करा है। ग्लूकोज शर्करा मोनोसेकेराइड का उदाहरण है, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड का उदाहरण है, गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड का उदाहरण है, डिऑक्सीराइबोज भी मोनोसेकेराइड का उदाहरण है, कौन सी, डिऑक्सीराइबोज, डिऑक्सीराइबोज भी मोनोसेकेराइड का उदाहरण है और ये किसमें पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है, किसमें, ये शर्करा डीएनए में पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है, तो ये भी एग्जाम्पल है मोनोसेकेराइड का। इसके अलावा एक और है राइबोज शर्करा। ये राइबोज जो शर्करा है साथियों, ये राइबोज शर्करा भी मोनोसेकेराइड का उदाहरण है, जो पाई जाती है आरएनए में पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है, कौन सी शर्करा, राइबोज शर्करा। कौन सी शर्करा साथियों, राइबोज शर्करा। बात क्लियर है, ओके। देखिए हमने यहाँ पर क्या चर्चा की, हमने मोनोसेकेराइड की बात की। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं जिनमें CHO ग्रुप एक होता है। इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, डिऑक्सीराइबोज, राइबोज। ग्लूकोज मुख्य रक्त शर्करा है, फ्रक्टोज फलों से प्राप्त है, गैलेक्टोज दूध से प्राप्त होती है, डिऑक्सीराइबोज डीएनए में और राइबोज जो है वो आरएनए में पाई जाती है। क्लियर, यस। तो ये एग्जाम्पल हो गए मोनोसेकेराइड के। दूसरी जो कार्बोहाइड्रेट है वो है अपनी डाइसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड है तो नाम से स्पष्ट है, डाई यानी दो, तो जिसमें CHO ग्रुप कितने होंगे, तो CHO ग्रुप जिसमें दो होते हैं, जिसमें CHO ग्रुप कितने पाए जाते हैं, CHO ग्रुप दो पाए जाते हैं, वो क्या होगी, वो डाइसेकेराइड होगी। अब इसके कौन कौन से उदाहरण होंगे, तो हम बात करेंगे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज जो है वो इसके उदाहरण है। तो नंबर 2 लिखिए, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड की हम बात करें, डाइसेकेराइड की बात करें तो हम कहेंगे इसमें दो CHO ग्रुप, दो CHO ग्रुप पाए जाते हैं, दो CHO ग्रुप पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, तो देखिए इसके एग्जाम्पल में हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं एक तो सुक्रोज। ठीक है, अब सुक्रोज किस किस से मिलके बना है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना है। तो एक एग्जाम्पल तो हो गया सुक्रोज, और सुक्रोज बनाए किससे, कोज प्लस फ्रक्टोज से। ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग अलग किसके उदाहरण है, मोनोसेकेराइड के उदाहरण है, अलग अलग किसके उदाहरण है, मोनोसेकेराइड के उदाहरण है। लेकिन ये दोनों जो है वो एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, वो सुक्रोज बनाते हैं, और सुक्रोज किसका उदाहरण हो गया,
तो सुक्रोज उदाहरण हो गया डाइसेकेराइड का। एक होता है लैक्टोज, लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलते हैं। एक है लैक्टोज, लैक्टोज एक ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से क्या बना, लैक्टोज बना। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से क्या बना, लैक्टोज बना। ये लैक्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है। ऐसे ही एक और होती है कौन, माल्टोज। और माल्टोज जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज के दोनों से मिलती है, मिलकर बनती है, तो ये होगी माल्टोज। तो माल्टोज जो है ये भी डाइसेकेराइड है, इसका निर्माण होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ग्लूकोज के दोनों मिलते हैं तो ये माल्टोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, माल्टोज का निर्माण करते हैं, नोट कर लीजिएगा। और तीसरा जो प्रकार हम बात करेंगे साथियों, ये तीसरा प्रकार अपना कौन होने वाला है, तो अपना तीसरा प्रकार होने वाला है पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड में देखिए कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं उनकी बात करते हैं। नोट करो। चलें, अब लिखिए आप पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, उसके बाद में अब पॉलीसेकेराइड। जो तीसरा प्रकार है कार्बोहाइड्रेट का वो है साथियों पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड की हम बात करें तो पॉलीसेकेराइड में क्या होगा, दो या दो से अधिक, दो या दो नहीं, दो से अधिक ही बोलो इसको, दो से अधिक, दो से अधिक CHO समूह हैं या CHO ग्रुप पाए जाते हैं। दो से अधिक CHO ग्रुप पाए जाते हैं। दो से अधिक CHO ग्रुप किस में पाए जाते हैं, तो ये जिनमें पाए जाते हैं उन कार्बोहाइड्रेटों को हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड। जैसे ग्लाइकोजन, इसके एग्जाम्पल में हम बात करें तो जैसे ग्लाइकोजन, ठीक है, कौन सा हो गया, ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन जो है ये क्या है, ये जंतु कार्बोहाइड्रेट है। जंतु के शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो है ये जंतु कार्बोहाइड्रेट है। आपसे सीधा पूछेगी जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट, तो हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजन होती है। एक होता है स्टार्च, ये पादप कार्बोहाइड्रेट है। एक है स्टार्च, ये क्या है, तो स्टार्च है साथियों पादप कार्बोहाइड्रेट, पादप कार्बोहाइड्रेट। और तीसरा जो प्रकार है इसका, एक और मतलब जो एग्जांपल है उसमें हम ले सकते हैं सेल्यूलोज। क्या ले सकते हैं, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज जो है ये पादप कोशिका भित्ति में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका भित्ति में। तो लिखो पादप कोशिका, पादप कोशिका भित्ति में, पादप कोशिका भित्ति में पाया जाता है, पादप कोशिका भित्ति में पाया जाता है कौन, सेल्यूलोज। तो अब यहां पर आपको ये बात कंफर्म हो गई कि कौन से मोनोसेकेराइड है, कौन से डाइसेकेराइड है और कौन से पॉलीसेकेराइड है। बात क्लियर है। देखो मोनोसेकेराइड नाम जब आएगा तो हम बोलेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, डिऑक्सीराइबोज और राइबोज। जब बात आएगी सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज की तो हम कहेंगे डाइसेकेराइड है। जब बात आएगी किसकी, ग्लाइकोजन की, स्टार्च की और सेल्यूलोज की, तो हम कहेंगे ये पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड है। नोट कर लो इतना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, वो हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के विशिष्ट लक्षणों की हम बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के विशिष्ट लक्षणों की हम चर्चा करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के विशिष्ट लक्षण क्या क्या हैं। चलिए
तो लिखिए कार्बोहाइड्रेटों के विशिष्ट लक्षण। कार्बोहाइड्रेटों के विशिष्ट लक्षण। कार्बोहाइड्रेटों के विशिष्ट लक्षणों की हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेटों के विशिष्ट लक्षण क्या क्या हैं देखिएगा साथियों। कार्बोहाइड्रेट के विशिष्ट लक्षणों में सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि शरीर में संचित जो मात्रा है वो होती है 900 ग्राम। कितनी होती है? 900 ग्राम होती है। तो पहली बात लिखो, शरीर में संचित मात्रा कार्बोहाइड्रेट की, शरीर में संचित मात्रा, और शरीर में संचित मात्रा कितनी होती है? 900 ग्राम। कितनी होती है? शरीर में संचित मात्रा होती है 900 मतलब ग्राम होती है। कितनी? 900 ग्राम। और संचित भाग जहां कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में संचित होती है, जीवों के शरीर में संचित होती है, तो वो होता है यकृत में, लिवर में, और मसल्स जो होती है मांसपेशियां, उनमें कार्बोहाइड्रेट संचित होती है। देखिए संचित भाग जंतुओं के शरीर के कौन से भाग में कार्बोहाइड्रेट संचित होती है? तो संचित भाग क्या हो जाएगा? तो संचित भाग हो जाएगा लिवर एंड मसल्स। लिवर एंड मसल्स। तो मसल्स यानी मांसपेशियां, लिवर यानी यकृत। तो यकृत और मांसपेशियों में जो है वो कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? संचित होती है। और इसकी जो आरडीए चाहिए होती है हमें, वो 500 ग्राम प्रतिदिन चाहिए होती है। कार्बोहाइड्रेट की आरडीए की बात करें साथियों, आरडीए का मतलब होता है रिक्वायर्ड डेली अलाउंस। रिक्वायर्ड डेली अलाउंस यानी कि रोजाना चाही गई मात्रा, शरीर के द्वारा रोजाना चाही गई मात्रा। हमारे शरीर को रोजाना कितनी मात्रा कार्बोहाइड्रेट की चाहिए? तो 500 ग्राम पर डे। कितनी चाहिए? 500 ग्राम पर डे जो है ये मात्रा हमारे शरीर को रोजाना किसकी चाहिए साथियों? तो ये चाहिए कार्बोहाइड्रेट की। तो आपसे प्रश्न किस तरह से लिख के देगा? आपसे प्रश्न लिख के देगा कि कार्बोहाइड्रेट की आरडीए कितनी है, रिक्वायर्ड डाइटरी अलाउंस या रिक्वायर्ड डेली अलाउंस जो है वो कितनी है, रोजाना चाहिए गई मात्रा कितनी है। तो हमारे शरीर के द्वारा रोजाना चाहिए गई जो मात्रा है कार्बोहाइड्रेट की वो 500 ग्राम पर डे है, 500 ग्राम प्रतिदिन है। यदि इसके हम स्रोत देखें साथियों, तो इस कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं देखिएगा। स्रोत की हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों में हम नाम लिख सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं अनाज। क्या कह सकते हैं? अनाज। अब अनाज में भी मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जैसे चावल, चावल में कार्बोहाइड्रेट है। जैसे गेहूं जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट है। और इसके अलावा मक्का जो होती है, मेज जिसको कहते हैं, इस मक्का में भी कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होती है। ध्यान रहे बाजरा भी अनाज है लेकिन उसमें आयरन वगैरह की मात्राएं ज्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। मतलब उसमें इतनी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो वो पौष्टिक भी है वैसे, लेकिन चावल गेहूं मक्का में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है। दाल देखें तो दालें, इसके अलावा फल, गन्ना, शहद आदि, इसके अलावा दालें दालें गन्ना, फल, शहद, सभी में क्या पाए जाते हैं? इन सभी के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सभी में क्या होता है साथियों? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और इस कार्बोहाइड्रेट की जो कैलोरी वैल्यू होती है, देखो दो प्रकार की वैल्यू होती है, एक कैलोरी वैल्यू होती है और एक होती है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। दोनों का ही मतलब क्या है? दोनों का ही मतलब क्या है मैं यहां पर बता देता हूं। देखो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम कैलोरी वैल्यू देखें, कैलोरी वैल्यू, तो कैलोरी वैल्यू का मतलब होता है, कैलोरी वैल्यू अगर अपन देखें तो कैलोरी वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। कितनी? 4.1 किलो कैलोरी
ऊर्जा पाई जाती है, ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा पाई जाती है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी पाई जाती है। लेकिन इसकी जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू का मतलब होता है कि अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को खा जाएं तो हमारे शरीर को उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो हमें केवल 4 किलो कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त होती है, 0.1 किलो कैलोरी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू, फिजियोलॉजिकल वैल्यू, फिजियोलॉजिकल वैल्यू है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, पर ग्राम शरीर को प्राप्त। फिजियोलॉजिकल वैल्यू का मतलब है शरीर को प्राप्त ऊर्जा, शरीर को प्राप्त ऊर्जा, शरीर को प्राप्त ऊर्जा। तो कैलोरी वैल्यू क्या है? तो कैलोरी वैल्यू तो है साथियों 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा होती है, तो 4.1 किलो कैलोरी होती है। लेकिन फिजियोलॉजिकल वैल्यू का मतलब है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को खाने से हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वो होती है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। क्या होती है? फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है। तो इतना आप नोट करें। और फिर अब हम बात करते हैं इस कार्बोहाइड्रेट के कार्यों की, कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या हैं हमारे शरीर में। अगर इनके कार्य देखें तो वो क्या क्या हैं, इस पर चर्चा करते हैं। नोट करो। क्या? चलो भाई, इतना हो गया, आगे बढ़े। ओके। तो अब देखिए साथियों, कार्यों की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या हैं। तो लिखो कार्य, कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट के कार्यों की बात करें तो पहला कार्य, नंबर 1 तो हम लिखेंगे कि श्वसन ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, रेस्पिरेटरी फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो श्वसन ईंधन के रूप में, श्वसन ईंधन के रूप में, श्वसन ईंधन के रूप में का जो उपयोग किया जाता है वो श्वसन ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा डीएनए व आरएनए के घटक के रूप में इसका उपयोग है। डीएनए व आरएनए के घटक के रूप में, घटक के रूप में इसका उपयोग है। ये भी इसका क्या हो गया? कार्य हो गया। इसके अलावा सेल्यूलोज के घटक के रूप में भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तीसरा कार्य है सेल्यूलोज के घटक के रूप में, सेल्यूलोज के घटक के रूप में, सेल्यूलोज के घटक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये भी इसका कार्य हो गया। एक है साथियों ब्लड एंटीजन ए, बी व आर एच फैक्टर के रूप में भी इसका उपयोग है। नंबर 4 लिखिए, ब्लड एंटीजन, ब्लड एंटीजन ए एंड बी व आर एच कारक के रूप में, आर एच कारक के रूप में तो इनमें भी पाया जाता है। तो ये भी इसका क्या हो गया? इसका उपयोग हो गया। इसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया में भी ये सहायक है। तो नंबर 5 अगला कार्य लिखेंगे, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है।
प्रोटीन संश्लेषण में क्या है साथियों, सहायक है। और इसके अलावा सेल्यूलोज, प्लास्टिक और एक शटर प्रूफ जो ग्लास बनाते हैं, शटर प्रूफ जो ग्लास बनाते हैं, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगला लिखेंगे इसका कार्य, सेल्यूलोज प्लास्टिक, सेल्यूलोज प्लास्टिक व शटर प्रूफ, तो क्या बनाने में, कि शटर प्रूफ ग्लास बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। शटर प्रूफ ग्लास बनाने में, ग्लास बनाने में उपयोग। कई बार आप देखते हैं मूवीज के अंदर हीरो जो है वो दौड़ के आता है और कांच के अंदर से जो है वो उसको तोड़ता हुआ नीचे कूदता है, वो सब इन्हीं के बने होते हैं। ठीक है, एक होता है एंटी कीटोजेनिक के रूप में, किसके रूप में, एंटी कीटोजेनिक के रूप में, एंटी कीटोजेनिक के रूप में, किसके रूप में साथियों, एंटी कीटोजेनिक के रूप में। ठीक है, इन सभी रूपों में इसका उपयोग किया जाता है, यही इसके क्या है, कार्य है। जहां इनका परिलाभ होता है वही इसके सारे क्या है साथियों, कार्य हैं, किसके, कार्बोहाइड्रेट। तो महत्वपूर्ण जो कार्य है इसके वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। श्वसन ईंधन के रूप में, डीएनए आरएनए के घटक के रूप में उपयोग, सेलुलोज के घटक के रूप में, ब्लड एंटीजन ए व बी और आरएच कारक के रूप में, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, सेल्यूलोज प्लास्टिक व शटर प्रूफ ग्लास बनाने में उपयोगी होते हैं, एंटी कीटोजेनिक के रूप में भी इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। अब कुछ फैक्ट हम जान लें इसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ फैक्ट देखें। तो पहले ये नोट कर लो, फिर जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कार्बोहाइड्रेट के विषय में उन पर हम चर्चा करते हैं। हो गया, चलिए नोट कर लिए हैं, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट कार्बोहाइड्रेट के विषय में। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट, आ जाइए चर्चा करते हैं। देखो फैक्ट्स, फैक्ट्स की बात करें तो नंबर एक, फैक्ट में नंबर एक लिखेंगे, सबसे मीठी, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, बोले तो कार्बोहाइड्रेट। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट, शर्करा क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। तो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा जो है वो है फ्रक्टोज। कौन है, फ्रक्टोज। और ये फ्रक्टोज कहाँ से प्राप्त होती है, तो फ्रक्टोज प्राप्त होती है साथियों फलों से। किससे प्राप्त होती है, फलों से। और इसका मुख्य घटक कौन है, तो मुख्य घटक है शहद। तो हम कहेंगे शहद में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। का मुख्य घटक कौन है, शहद है। यहीं से बात करें सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा, तो दूसरा फैक्ट है सबसे मीठी, दूसरा फैक्ट है साथियों सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा। और सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा है वो है सैकरिन। कौन है, सैकरिन है साथियों। और ये जो सैकरिन है, इस सैकरिन का जो उपयोग किया जाता है वो आइसक्रीम में किया जाता है। यानी जो आइसक्रीम में मीठापन होता है वो सैकरिन के कारण ही होता है। तो ये आइसक्रीम में, आइसक्रीम, तो कई बार प्रश्न पूछ लेता है आइसक्रीम उद्योग में उपयोग में ली जाने वाली कार्बोहाइड्रेट या शर्करा कौन सी है। तो आइसक्रीम उद्योग में उपयोग में ली जाने वाली कार्बोहाइड्रेट या शर्करा कौन सी है, सैकरिन है साथियों। कौन सी है, सैकरिन। और अगला फैक्ट लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। तीसरा फैक्ट है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा से ही, बकल कैविटी से ही प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसके कारण तो मुख में क्या होता है, टाइलिन होता है, टाइलिन के कारण मुख में एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, टाइलिन, और उस टाइलिन के कारण जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। फैक्ट नंबर 4 में हम लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऐसा भोज्य पदार्थ है, ऐसा सबस्टांस है जो सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करता है। लिखो नंबर 4, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, यानी हम कह सकते हैं इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है। क्या है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला भोज्य पदार्थ है, अवयव है। और एक फैक्ट और लिख दो नंबर 5 कि सेल्यूलोज सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो है क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो सेल्यूलोज सबसे ज्यादा, सेल्यूलोज सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज सबसे ज्यादा पाए जाने वाला क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, नोट कर लो। तो ये सारे फैक्ट जो हैं वो किसके विषय में हो गए, तो ये फैक्ट हो गए आपके, ये फैक्ट जो है वो किसके हो गए, ये हो गए आपके कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। चलें आगे। ओके, ये हमने कार्बोहाइड्रेट की पूरी चर्चाएं कर ली और आपने नोट भी कर लिया होगा इसको, और इतना आपने नोट कर लिया है। तो अब हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं साथियों। और अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है अपना इसी में भोज्य पदार्थों में, और वो भी ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों में, वो है प्रोटीन। तो नंबर 2 हेडिंग लगाएंगे, दूसरा भोज्य पदार्थ जो ऊर्जा प्रदान करता है वो है प्रोटीन। इसकी बात करेंगे, प्रोटीन की बात करेंगे साथियों। देखो, जब प्रोटीन की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इन प्रोटीनों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, किन किन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो हमें पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो इनमें होता ही होता है, साथ में इसमें नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, NSP और पाए जाते हैं। तो इसमें लिखेंगे तत्व, तत्व तो कौन कौन से तत्व इसमें पाए जाते हैं, तो CHO, इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस इसके अंदर पाए जाते हैं मुख्य तत्वों के रूप में। साथियों ध्यान रहे, जो प्रोटीन होते हैं वो अधिक अणुभार वाले क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, वृद्ध अणु होते हैं। तो लिखिए अणुभार, अणुभार, तो ये होते हैं अधिक अणुभार वाले, अधिक, अधिक होता है, यूं लिख दो, अणुभार क्या होता है इनका, अधिक होता है। प्रोटीनों का अणुभार क्या होता है साथियों, अधिक होता है। और इन प्रोटीनों की इकाई की हम बात करें कि इनकी सूक्ष्म इकाई कौन है, तो अमीनो एसिड जो है वो इसकी मुख्य इकाई है। यानी कि बहुत सारी अमीनो अम्लों की इकाइयां जब मिलेंगी, या बहुत सारे अमीनो अम्लों के अणु जब मिलेंगे तो प्रोटीन का निर्माण होगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक हैं। क्या हैं, अमीनो अम्लों के बहुलक हैं। तो लिखिए इकाई कौन है इनकी, तो इकाई लिखिए कि, ये अमीनो
ये अमीनो अम्लों के बहुलक हैं। ये अमीनो अम्लों के क्या हैं? बहुलक हैं। प्रोटीन क्या है साथियों? तो प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, यानी अमीनो अम्लों के मिलने से प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि मानव शरीर में 20 से अधिक प्रकार के जो हैं वो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। एक नोट लगा के लिख लो, जब अमीनो अम्लों की बात आई है तो ये बात लिख लो, मानव शरीर में, मानव शरीर में 20 से अधिक प्रकार के, 20 से अधिक प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इससे अधिक प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इससे अधिक प्रकार के क्या पाए जाते हैं? अमीनो अम्ल जो है वो पाए जाते हैं किसमें? मानव शरीर में। यह शरीर की वृद्धि के लिए, कौन? प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है, सबसे असेंशियल होता है। शरीर का जो संरचनात्मक घटक होता है उसका निर्माण भी इसी के द्वारा किया जाता है। हम कह सकते हैं कि बॉडी बिल्डिंग का काम जो है वो प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। तो लिखिए, प्रोटीन, प्रोटीन शरीर निर्माण का कार्य करता है। प्रोटीन शरीर निर्माण का कार्य करता है, बॉडी बिल्डिंग करता है, यानी हमारे शरीर का जो संरचनात्मकता है उस संरचनात्मक घटक के रूप में ये पाया जाता है। वृद्धि के लिए भी सहायक है, आप लिख सकते हैं, अर्थात, अर्थात शरीर की, अर्थात शरीर की संरचना, शरीर की संरचनात्मकता, शरीर की संरचनात्मकता एवं वृद्धि के लिए, शरीर की संरचनात्मकता एवं वृद्धि के लिए आवश्यक अवयव है। वृद्धि के लिए आवश्यक अवयव है। इसेंशियल एलिमेंट्स है साथियों, ये फूड इसेंशियल एलिमेंट है जो शरीर की वृद्धि के लिए। कई बार प्रश्न पूछता है कि एक 14 वर्ष के बालक के शरीर के विकास के लिए सबसे आवश्यक भोज्य पदार्थ कौन सा है? तो हम वहां पर कहेंगे कि प्रोटीन सबसे आवश्यक भोज्य पदार्थ है। हमारे शरीर में जब अंगों की टूट फूट हो जाती है तो उसकी मरम्मत करने और घावों को भरने में भी जो है वो इसी का क्या होता है? उपयोग होता है। तो आप चाहें तो ये बात लिख सकते हैं, शरीर में अंगों के टूट फूट की मरम्मत, शरीर में, शरीर में अंगों की, अंगों की टूट फूट की मरम्मत, अंगों की टूट फूट की मरम्मत एवं, शरीर में अंगों की टूट फूट की मरम्मत एवं घावों के भरने के लिए, घावों के भरने के लिए आवश्यक, घावों के भरने के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। कौन आवश्यक होता है? प्रोटीन आवश्यक होता है। ठीक है, यस, नोट करो। अब देखिए, कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, और वो आवश्यक अमीनो अम्ल जो है वो भोजन के द्वारा हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो यहां पर अपन लिखेंगे आवश्यक, आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्लों की बात करें तो इनके बारे में पहले तो एक बात लिख दीजिएगा कि ये अमीनो अम्ल, ये अमीनो अम्ल भोजन, भोजन के द्वारा, भोजन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ये अमीनो अम्ल भोजन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं वो भोजन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। और कौन कौन से हैं ये आवश्यक अमीनो अम्ल? देखिए, आवश्यक अमीनो अम्लों में एक नाम तो हम कह सकते हैं आर्जिकिन। कौन सी? अर्जिकिन।
अर्जिकिन क्या है? एक अमीनो अम्ल है जो आवश्यक अमीनो अम्लों में शामिल है। एक है हिस्टिडीन, कौन सा है? हिस्टिडीन, ये भी आवश्यक अमीनो अम्ल है। इसके अलावा जो अमीनो अम्ल है साथियों, उनमें नाम आता है आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन। आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, एक का नाम है ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, ये अमीनो अम्ल है। इनके अलावा फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, कौन सा अमीनो अम्ल है? तो फिनाइल एलेनिन और थ्रियोनिन। एक होता है अपना ट्रिप्टोफिन, कौन सा होता है? ट्रिप्टोफिन। एक हो जाएगा लाइसिन वेलिन, ट्रिप्टोफिन, ट्रिप्टोफिन, ठीक है। और ट्रिप्टोफिन के अलावा एक कौन सा हो जाएगा? लाइसिन हो जाएगा, लाइसिन। और एक हो जाएगा वेलिन, लाइसिन और वेलिन। ये क्या है? ये आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, और ऐसे आवश्यक अमीनो अम्ल जो भोजन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? भोजन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि हमारे शरीर में कुल 108 प्रकार के अमीनो अम्ल शरीर के अंदर बनते हैं, जो कि आवश्यक नहीं होते हैं, जो कि अनावश्यक होते हैं। क्या होते हैं? जो कि अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। 108 प्रकार के अमीनो अम्ल शरीर में बनते हैं, जो कैसे होते हैं? अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। क्या होता है? नोट लगा के लिख लो, नोट। हमारे शरीर में, हमारे शरीर में 108 प्रकार के अमीनो अम्ल बनते हैं, बनते हैं, जो कि अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। जो कि क्या होते हैं? अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। नोट करो भाई। अब प्रोटीनों के वर्गीकरण की हम बात करेंगे आगे। ना नोट कर लो, फिर हम प्रोटीनों के वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। चलो भाई, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब लिखो प्रोटीनों का वर्गीकरण। प्रोटीनों का वर्गीकरण। प्रोटीनों का वर्गीकरण। प्रोटीनों के वर्गीकरण की हम बात करते हैं, तो प्रोटीनों के वर्गीकरण में सबसे पहला प्रकार हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर, आणविक संरचना के आधार पर। पहला प्रकार है आणविक, प्रोटीनों की आणविक संरचना के आधार पर, आणविक संरचना के आधार पर। आणविक संरचना के आधार पर हम बात करें, तो आणविक संरचना के आधार पर जो प्रोटीन है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं फाइब्रस प्रोटीन। कौन से प्रोटीन? फाइब्रस प्रोटीन, यानी कि तंतुनुमा प्रोटीन। और जो दूसरा प्रकार है वो है साथियों ग्लोब्यूलर प्रोटीन। कौन सा है? ग्लोब्यूलर। ये तंतुनुमा ना होकर गोल प्रकार के होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन।
ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन में कौन कौन शामिल है? तो कोलेजन, इसके अलावा मायोसिन, इसके अलावा केराटिन। ठीक है, कोलेजन, कोलेजन, मायोसिन, केराटिन। कोलेजन, मायोसिन और केराटिन, ये क्या है? ये फाइब्रस प्रोटीन है। और अगर हम आणविक संरचना के आधार पर ग्लोब्यूलर की बात करें तो ग्लोब्यूलर में एल्ब्यूमिन, कौन कौन से आते हैं? एल्ब्यूमिन प्रोटीन अंडे में पाया जाता है। ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के रूप में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, इसके अलावा हीमोग्लोबिन और सांप का विष, हीमोग्लोबिन व सर्प विष, सर्प विष, ये क्या होते हैं? ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं साथियों। तो प्रोटीनों के वर्गीकरण में आणविक जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है, इसके आधार पर हमने प्रकार देखे। पहला प्रकार है फाइब्रस प्रोटीन, जिसके उदाहरण है कोलेजन, मायोसिन, केराटिन। फाइब्रस यानी तंतुनुमा प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं जो गोलाकार होते हैं, मतलब तंतुनुमा ना होकर गोलाकार होते हैं। इनमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, हीमोग्लोबिन और सर्प विष जो है ये इसके अंदर शामिल है। दूसरा है साथियों केमिकल नेचर के आधार पर। किसके आधार पर? केमिकल नेचर के आधार पर बात करें, दूसरा प्रकार यानी कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर प्रोटीनों के प्रकार। तो लिखिए नंबर 2, रासायनिक प्रकृति के आधार पर। रासायनिक प्रकृति के आधार पर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर हम बात करें तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर पहला प्रकार कौन सा है? तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर पहला है सिंपल प्रोटीन, साधारण प्रोटीन। ठीक है, कौन सा है? साधारण प्रोटीन, साधारण प्रोटीन। और साधारण प्रोटीन कौन से होते हैं? जो केवल अमीनो अम्लों से बने होते हैं। तो केवल किन से बने होते हैं? ए मतलब अमीनो अम्लों से बने होते हैं, अमीनो अम्लों से बने होते हैं। तो केवल किन से बने होते हैं? तो केवल अमीनो अम्लों से बने होते हैं, ध्यान रहे। के उदाहरण में हम बात करेंगे तो उदाहरण में हम एक तो फाइब्रस और एक ग्लोब्यूलर दोनों की बात करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो फाइब्रस, फाइब्रस प्रोटीन प्लस ग्लोब्यूलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन प्लस ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन को हम जोड़ दें तो ये साधारण प्रोटीन के एग्जाम्पल्स में। एक संयुक्त प्रोटीन है, कौन सा है? संयुक्त प्रोटीन में, संयुक्त प्रोटीन में क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार है संयुक्त प्रोटीन। और संयुक्त जो प्रोटीन है, प्रोटीन में पाए जाते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, में न्यूक्लियो, में न्यूक्लियो प्रोटीन पाए जाते हैं। में क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन पाए जाते हैं साथियों। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे बिल्कुल। तो एग्जाम्पल में संयुक्त प्रोटीन के एग्जाम्पल में हीमोग्लोबिन, रोडोप्सिन और मिल्क केसिन, ये इसके एग्जाम्पल है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन व मिल्क केसिन, दूध केसिन की केसिन प्रोटीन, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है संयुक्त प्रोटीन के। और एक होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन जो होते हैं, डेरिवेटिव जो प्रोटीन होते हैं, इनमें ध्यान रखना पेप्टोन्स तथा प्रोटियोजेज जो होते हैं वो शामिल होते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। और व्युत्पन्न प्रोटीन में कौन शामिल होते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन, तो इसमें कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होते हैं पेप्टोन्स और एक होते हैं प्रोटियोजेज। में
पेप्टोन्स व प्रोटियोजेज शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? पेप्टोन्स व प्रोटियोजेज जो हैं वो इनके अंदर शामिल होते हैं। तो ये हो गई क्या? ये हो गए टाइप्स ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर। ठीक है, इसके आधार पर कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर इनके प्रकार। ठीक है, और आगे जो है साथियों इसमें तो हम चर्चा करेंगे वो प्रोटीनों के लक्षणों की चर्चा करेंगे, तो नोट कर लीजिएगा। अगर आपने नोट कर लिया है तो अब हम बात करते हैं प्रोटीनों के लक्षणों की। अब देखिए प्रोटीनों के लक्षण क्या क्या हैं। प्रोटीनों के लक्षण, वो प्रोटीनों के लक्षण, प्रोटीनों के लक्षण की हम चर्चा करें तो देखिए प्रोटीनों के लक्षण क्या क्या हैं। प्रोटीनों के लक्षणों में एक तो हम पहले स्रोत की बात करेंगे। पहला लक्षण तो क्या हो गया? स्रोत ही हो गया। तो प्रोटीनों के लक्षण में स्रोत क्या है? तो स्रोत है दालें। क्या है? दालें इसके स्रोत हैं। दालों के अलावा अंडे, सोयाबीन, दालें, अंडे, सोयाबीन, सोयाबीन, ठीक है, इसके अलावा मांस, इसके अलावा यकृत, ठीक है, इसके अलावा मछली, ठीक है, क्या होती है? मछली। तो इन सब के अंदर जो है मूंगफली भी ले लो, मूंगफली, मूंगफली भी शामिल कर लो, मूंगफली का सीजन है, ठीक है। वह हरी सब्जी, वह हरी सब्जियां, वह हरी सब्जियां, ये क्या है? ये प्रोटीन के स्रोत हैं, इसलिए प्रोटीन के क्या हो गए? लक्षण हो गए। दूसरी बात करें वो हम आरडीए की बात करें। किसकी बात करें साथियों? आरडीए, रिक्वायर्ड डेली अलाउंस, शरीर के द्वारा रोजाना चाहिए गई मात्रा। और शरीर के द्वारा रोजाना प्रोटीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 70 से 100। कितनी होती है? 70 से 100 ग्राम, 70 से 100 ग्राम पर डे जो है वो मात्रा चाहिए होती है, आरडीए होती है प्रोटीन की हमारे शरीर के द्वारा। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब समझ गए कि 1 ग्राम में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है। तो यहां पहले लिखेंगे कैलोरी वैल्यू। तो कैलोरी वैल्यू तो क्या है? और शरीर को प्राप्त होने वाली जो वैल्यू है वो क्या है? फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल वैल्यू, वो क्या है? फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू तो कितनी इसकी? 5.6 किलो कैलोरी है। 5.6, 5.6 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम में 5.6 किलो कैलोरी है। लेकिन फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो है, जो हमारे शरीर को प्राप्त होती है, जो हमारे शरीर को प्राप्त होती है वो फिजियोलॉजिकल होती है 4.1 किलो कैलोरी। कई बार ये ऑप्शन में ना मिलकर आपको ऑप्शन में 4.3 किलो कैलोरी पर ग्राम भी मिल सकता है। अगर 4.1 विकल्प में नहीं है तो 4.3 किलो कैलोरी आप विकल्प में कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अन्य अगर लक्षण देखें तो हमारी हड्डियों में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी होती है? वो कोलेजन प्रोटीन होती है। नोट कर लो इसको। हड्डियों में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? कोलेजन प्रोटीन। पहले यहां तक लिख लीजिएगा ये तीनों बातें, आरडीए, कैलोरी वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू 5.6 होती है और फिजियोलॉजिकल वैल्यू 4.1, यानी 1 ग्राम प्रोटीन को खाने पर हमारे शरीर को 4.1 या 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त होती है। अब लिखो अस्थियों में कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। अगली बात लिखें, अस्थियों में, अस्थियों में कोलेजन प्रोटीन, अस्थियों में कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कोलेजन प्रोटीन जो है वो अस्थियों में पाई जाती है, ध्यान रहे। इसके अलावा जो केराटिन प्रोटीन है वो पाई जाती है किस किस में? देखो
तो यहां पर लिखो आप बाल, नाखून, सींग, खुर। ये सींग और खुर तो किस में होंगे? ये मवेशियों में होंगे। इन सभी में क्या पाई जाती है? वह त्वचा में भी, वह त्वचा में क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है। क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है। बाल, नाखून, सींग, खुर व त्वचा में क्रिएटिन प्रोटीन जो है साथियों ये पाई जाती है। ठीक है, नोट करो। और कुछ फैक्ट और लिख लो, एक दो फैक्ट लिख लो, एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। तो फैक्ट, पहला फैक्ट लिखो। नंबर 1, सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। देखो सर्वाधिक प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। लगभग कितनी मात्रा होती है? लगभग 42% मात्रा। मात्रा कितनी? लगभग 42% होती है। और प्रोटीन की कमी से कुछ रोग होते हैं, इन्हें अभाव रोग कहते हैं। प्रोटीन की कमी के रोग, प्रोटीन की कमी के रोगों को कहते हैं डेफिशिएंसी, यानी अभाव रोग। और ये अभाव रोग कितने होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा है? कवास योरकर। और एक रोग का नाम है मेरस्मस, मेरस्मस रोग। इस मेरस्मस को सूखा रोग कहते हैं। बालक इसमें सूख जाता है। कवास योरकर में कुपोषित हो जाता है। बालक कैसा? कुपोषित हो जाता है। ये दोनों ही रोग किसमें होते हैं? यानी कि अभाव रोग किसमें होते हैं? बालकों में होते हैं। किसमें होते हैं? बालकों में होते हैं। प्रोटीन की कमी के अभाव रोग किन में होते हैं साथियों? तो ये बालकों में होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। दूध में केसिन प्रोटीन होती है, अंडे में एल्ब्यूमिन होती है, गाय के दूध में क्रिएटिन प्रोटीन होती है, ये ध्यान रखना। तो सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है, लगभग 42% मात्रा होती है। प्रोटीन की कमी के रोग अभाव रोग कहलाते हैं। ये अभाव रोग बालकों में होते हैं। दो प्रकार के होते हैं अभाव रोग, कवाशियोरकर होता है और एक होता है मेरस्मस। कवाशियोरकर जो है मतलब कुपोषित हो जाता है बालक, मेरस्मस जो है इसमें सूखा रोग कहते हैं, इसको बालक सूख जाता है। ठीक है, अगला फैक्ट लिखो। गाय के दूध में, गाय के दूध में क्या पाया जाता है? देखो गाय के दूध में पाया जाता है क्रिएटिन प्रोटीन। क्या पाया जाता है? क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। गाय के दूध में क्रिएटिन प्रोटीन, क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसके कारण ही, इसके कारण ही, इसके कारण, इस क्रिएटिन के कारण ही, इसके कारण ही गाय के, गाय के दूध का, गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। गाय के दूध का रंग क्या होता है? हल्का पीला होता है। और प्रोटीन की एक विशेषता है कि ये सबसे अंत में ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन ऐसे भोज्य पदार्थ हैं, प्रोटीन ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो सबसे अंत में, जो सबसे अंत में ऊर्जा प्रदान करते हैं। सबसे अंत में ऊर्जा प्रदान करते हैं। सबसे पहले कौन करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट करते हैं इंस्टेंट एनर्जी प्रदान। ठीक है, लेकिन सबसे अंत में जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वो कौन करते हैं? प्रोटीन करते हैं। और एक और लिख लो, अंडे में प्रोटीन कौन सी? एल्ब्यूमिन। अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। और दूध में मैंने लिख दिया होगा, नहीं लिखा तो दोबारा लिख लो,
दूध में प्रोटीन, और दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो केसिन प्रोटीन है। कौन सी है? केसिन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है साथियों? केसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो हमने जो चर्चा की वो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा कर ली, भोज्य पदार्थों में हमने प्रोटीन के बारे में भी चर्चा कर ली। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों के विषय में हमने जो है यहाँ पर बात कर ली है। अगले सेशन में हम वसा की बात करेंगे, उसके बाद विटामिन, मिनरल और जल की चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।